स्पेलिंग नहीं आते, और मैंने स्पेलिंग की एक लिस्ट आपके ग्रुप में शेयर की, आते, दे आर अनएबल टू राइट डाउन द करेक्ट सेंटेंसेस। और उसके लिए मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए, मैंने आपको सिंपल पढ़ाए, मैंने आपको कंपाउंड पढ़ाए, और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ाए। जब बेटे मैंने इनको पढ़ाया, साथ मैंने आपको असाइनमेंट भी दी, और बहुत से लोगों ने होपफुली इस असाइनमेंट को किया भी होगा। मैं एक दो जुमले लिखूंगा क्योंकि मैंने टेस्ट लेना है, और इसके बाद हम अगली रीजन ऑफ फेलियर पे पहुंचेंगे। मैं जुमला लिखता हूँ, आपने इसकी टाइप आइडेंटिफाई करनी है, मैं जिसका नाम लूंगा। अब मैंने, मारियो सन, ये जुमला लिखा है, और मैंने जुमला लिखा है कि इन दिस सेंचुरी ह्यूमन बीइंग्स आर फेसिंग मैनी कल्चरल इश्यूज। जी, मुझे इसका जो जवाब देगा, मुझे बुशरा जवाब देगी। बुशरा, अनम्यूट करें जरा। बुशरा, मैं सुन रहा हूँ। बुशरा, बताएं कि ये कौन सा जुमला है। सर ये आवाज आ रही है बुशरा? बताओ, शाबाश। सर ये बुशरा, सिंपल सिंपल। ये सिंपल सेंटेंस है, ये तो ना करें बुशरा। चलें। आगा उमर फारूक, आगा साहब आप बताओ ये कौन सा जुमला है? सिंपल सेंटेंस है सर। क्यों सिंपल सेंटेंस है? ये कामा नहीं आया हुआ है? सर वो कॉमा तो है, बट जो दूसरे सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें दो क्लॉजेस का होना जरूरी है, या तो कॉम्प्लेक्स होता तो चलें, इरम आपको मुझे बताना चल। चाहे जी, इरम नाज आप बताएं जी। सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ओके क्योंकि ओके, गुड अ, गुड। मुझे जी सर। इरम बताओ कि बड़े जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें कितने क्लासेस होते हैं? सर कॉम्प्लेक्स में जो है वो दो क्लासेस होते हैं, एक 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 डिपेंडेंट और मिनट, एक एक मिनट, एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और अच्छा, इसमें बेटे डिपेंडेंट क्लास कौन सा है? सर इन दिस सेंचुरी इज अ डिपेंडेंट अच्छा, एक क्लास। डिपेंडेंट क्लास है। क्लास में बेटे क्या क्या होना जरूरी है? सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। मेन के सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। इसमें बताओ बेटे, सब्जेक्ट क्या और वर्ब क्या है इन दिस सेंचुरी में? सर दिस आई थिंक दिस इज दिस अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या है बेटे? सर verb is not available, अगर maybe वर्ब it is वर्ब नहीं है तो वो तो phrase। डिपेंडेंट क्लास हो ही नहीं सकता। इरम, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, जैसे कि पहले दो लोगों ने बताया। ये जी फ्रेज जी है, सर। ये phrase फ्रेज is। है, फ्रेज और क्लास को मिला। अब आप लोगों का, या प्रपोजिशन। मेजॉरिटी बैठे स्टूडेंट का अलमिया ये है कि वो ये कामा देखते हैं ना, तो वो समझते हैं कि जी कामा आ गए, तो अब ये जुमला जो होगा ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होगा। तो कामा तो सिंपल सेंटेंस में भी आ सकता है। एक्सीलेंट बेटे, दो लोगों ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा बेटे, अगली रीजन आपका एग्जामिनर ये बता रहा है कि बहुत से लोग जो सीएसएस में और स्पेशली इंग्लिश एस में क्वालिफाई नहीं कर पाते, बेटे उनकी उन्होंने एक वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि बेटे इन लोगों को टेंसेस नहीं आते। क्या नहीं आते? उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कह दिया है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा टेंसेस में सफर करते हैं। टेंसेस में दो चीजें होती हैं हमेशा, एक टेंसेस के फंक्शन होते हैं और एक स्ट्रक्चर होता है। अब मेजॉरिटी के बड़े इशू ये है कि आप टेंसेस को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, आपको ना उनके फंक्शन नहीं आते। यहाँ प्रेजेंट यूज करना होता है या पास यूज कर देते हैं। अब ये सेकंड कॉलम में बड़े यहाँ से लेके यहाँ नंबर 7 तक
1 से 7 तक आप इनको गौर से पढ़ें और मुझे बताएं कि बेटे इनमें से कौन सा सेंटेंस कौन सा है। आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं कि 1 कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आप 1 लिखें, पूरा जुमले की जरूरत नहीं है। सही है तो टिक कर दें, गलत है तो क्रॉस कर दें। और फिर मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे उसकी वजह बताएंगे कि अगर ये सही है तो सही क्यों है, और अगर गलत है तो गलत क्यों है। रीड देम केयरफुली। सारे लोग बड़े इनको गौर से पढ़ें और फिर आपने मुझे बताना है कि सही है तो वो क्यों है, गलत है तो वो। रीड देम, रीड देम केयरफुली। और उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि बड़े इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। हम फिर वो तो पीछे रखो। जी, डॉक्टर फरियाल से शुरू करते हैं। फरियाल अनम्यूट करें, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, फरियाल ये बताएं कि पहला जुमला सही है या गलत है। सर पहला सही है क्योंकि टाइम मेंशन है टुडे, तो ठीक। प्रेजेंट दूसरा, परफेक्ट टेंस हो गया। दूसरा सर दूसरा गलत है। इसको सही करो। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर। तीसरा बताओ, सर तीसरा गलत है। इसको सही करो। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर यस्टरडे। चौथा बताओ बेटे। चौथा सही है। सही है। पांचवा बताओ। सर पांचवा ही डिलीवर्ड अ लेक्चर यस्टरडे, ये भी गलत है। गलत है। छठा जुमला बताओ। हम्म, तो छठा सही है। सर ही हैड ऑलरेडी, गलत है सर। गलत है। और सातवां। नो सर, छठा सही है। छठा सही है। सातवां। सातवां, सर सातवां भी सही है। नहीं, ये नहीं हो सकता, या छठा सही होगा या सातवां सही होगा। चलें। मडियासेंट, मैंने, जी आयशा आप बताएं जी, पहला जुमला सही है या गलत है। आयशा नौरीन। सर ही हैज डिलीवर्ड अ लेक्चर टुडे। सर मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि इसको इसमें टाइम सही की करो। बात हो रही है और टाइम सही करो, जहाँ पे इसको सही स्पेसिफाइड कर हो, दो बेटा। जब टाइम स्पेसिफाइड हो तो परफेक्ट मैंने टेंस यूज। मैं ही मान गया बड़े आपकी बात, मैंने कहा इसको ही सिर्फ सही कर। डिलीवर्ड अ लेक्चर टुडे। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर टुडे। ही ही डिलीवर्ड अ लेक्चर टुडे। ठीक। दूसरा बताओ। ही हैज डिलीवर्ड अ लेक्चर। सर इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। सही है या गलत है। सर ये सही है। चले, ठीक होगा। मडियासन, बात यह है कि बड़े मैंने आपको बहुत से जुमले दिखाए और आप किसी को सही कह रहे हो, किसी को गलत कह रहे हो, और आपके ना जवाब मिल नहीं रहे। किसी को कोई कोई जवाब दे रहा है बेटे, कोई कोई जवाब दे रहा है। अब एग्जामिनर ने बड़े अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया है कि मेजॉरिटी लोग सीएसएस में इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनको जुमले लिखने नहीं आते। उनको उसने कह दिया है जुमलों का मसला है। मैं आपको ना तीन, सबसे पहले बेटे आपको मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा। एग्जामिनर ने कह दिया है बेटे इनको प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आता। अब याद रखें बेटे, 80% आप अपनी राइटिंग में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अच्छा, और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो मेरी है, क्लास इसका सीधे जो समा इशू है ना, प्रेजेंट सिंपल का, वो स्ट्रक्चर का इशू है ना कि फंक्शन का इशू है। बट रूल ये है कि अगर आपका प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो आपका जब वर्ब आएगा आप उसके साथ या तो एस लिखोगे या ई एस लिखोगे। अब यहां पे देखें बेटे, मैंने एस ऐड किया है कि अली रीड्स बुक्स, एस ऐड किया है।
लेकिन अगर बेटे आपका वर्ब जो है वो सी एच से एंड होगा, जैसे कि अली वॉच मूवीज, अगर बड़े यूजुअली हम ऐसे करते हैं कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एस से एंड करते हैं। लेकिन अगर बेटे वो एस से एंड हो, सी एच से एंड हो, एस एच से एंड हो, तो हम फिर बेटे उसके साथ एस नहीं ऐड करते, हमेशा हम उसके साथ ई एस ऐड करते हैं। लेकिन अगर बेटे आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, क्यों प्लूरल, जैसे कि दे आ गया, तो दे रीड बुक्स, आपकी बार अगर वो प्लूरल आ गए, चाहे वो नाउन है चाहे वो प्रोनाउन है, हम उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हम सबसे ज्यादा जो टेंस यूज करते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। और बेटे आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल ये बताया कि जब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ एस सेंड करोगे। लेकिन अगर वो सी एस सेंड हो रहा है, एस एस सेंड हो रहा है, डबल एस सेंड हो रहा है, तो आप हमेशा बेटे उसके साथ ई एस सेंड करोगे। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसका इशू स्ट्रक्चर का इशू है। अब दो टेंस ऐसे हैं जो बहुत एक दूसरे के साथ बड़े क्लोज हैं। एक को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम सिंपल पास्ट कहते हैं। अब इन दोनों का बड़े फंक्शन एक ही है, गौर से सुने। इन दोनों का फंक्शन ये है कि ये दोनों हम उस वक्त यूज करते हैं जब भी डियर स्टूडेंट आपका एक्शन जो है या आपकी जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाए। जब एक्शन कंप्लीटेड, जब भी बड़े आपका एक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, आप इन दोनों टेंसों में एक टेंस यूज करेंगे, इन दोनों में। जैसे मैं मुझसे कोई पूछे ना सर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाएं, तो मैं उसे कहूंगा आई हैव टॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब भी बड़े आपका एक्शन कंप्लीट हो जाए ना, आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। यहां तक बड़े सिंपल पास की बात है। अब फर्क क्या है, ये भी बड़ा एक्शन कंप्लीट है और ये भी एक्शन कंप्लीट है। दोनों का एक ही फंक्शन है कि दोनों हम बड़े उस वक्त यूज करते हैं जब भी आपका जो एक्शन है ना वो कंप्लीट हो जाए। अब फर्क ये है कि बड़े प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये आप तब यूज करते हैं जब आपका एक्शन नियर पास में हो। नियर पास का मतलब है आज की तारीख में हो। कब हो, जब आज की तारीख में हो, तो बेटे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। देखो ना, आपको मैंने अभी अभी प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया है, तो मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उससे बोलूंगा कि माय डियर फ्रेंड, आई हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिसेंटली। और इसके ना बड़े इंडिकेटर हैं, या तो टुडे का लफ्ज आएगा, हम इनको एडवर्ब प्रेजेंट बोलते हैं, या बड़े रिसेंटली का वर्ड आएगा, या नाउ का लफ्ज आएगा, फ्यू, मूवमेंट, अगो का लफ्ज आएगा, बड़े रिसेंटली का लफ्ज आएगा, दिस डे का लफ्ज आएगा, या बेटे नो टाइम होगा। अगर वो टाइम का जिक्र ही नहीं करता तो समझे वो भी नियर पास्ट है। या नो टाइम होगा, बेटे टाइम जो है ना, टाइम का वो जिक्र ही नहीं करेगा और टाइम का जिक्र नहीं करेगा तो वो भी नियर पास्ट होगा। अगर वो टाइम का, तो इस टेंस को बेटे हम प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये जो होता है ना बड़े सिंपल पास्ट, ये फार पास्ट होता है। क्या होता है, ये फार पास्ट होता है। मसलन बेटे मैंने सेंटेंस की टाइप कल पढ़ाई थी, तो मैं बेटे बोलूंगा आई टॉट सेंटेंस टाइप्स यस्टरडे। अब मैं बड़े इसको नहीं लिख सकता कि आई हैव टॉट,
मैं नहीं लिख सकता बेटे आई हैव टॉट, मैं कभी भी नहीं लिखता, मैं आई टॉट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो कल की बात है, पुरानी बात है। मैंने बेटे आपको दो टेंसेस पढ़ाए। एक टेंस मैंने, माय डियर सन, आपको प्रेजेंट परफेक्ट बढ़ाया, और प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको ये बताया कि ये वो टेंस है जिसमें आपका बेटे जो एक्शन है या एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो नियर पास में नहीं होगी, वो फार पास में होगी। कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो आज की तारीख होगी, और इसके बेटे मैंने एडवर्ब भी बताए कि टुडे होगा, रिसेंटली होगा, नो होगा, और इसके भी एडवर्ब होते हैं। इसका क्या होगा? यस्टरडे होगा, मैनी डेज अगो होगा, प्रीवियसली होगा, 19 या 20, 24 होगा। मीन कि कोई ऐसा एक्शन होगा कि हमें पता चल जाएगा कि बेटे अभी की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, कि ये अभी की बात नहीं है बेटे, ये पुरानी बात है। कि हमेशा हमें पता चल जाएगा कि ये अभी की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। यस्टरडे हो गया, मैनी डेज अगो हो गया, प्रीवियसली हो गया, 2024 हो गया, या इस किस्म का कोई और लफ्ज आएगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब नियर पास्ट हो, सिंपल पास्ट हम तब यूज करते हैं जब वो फार पास्ट हो। ये हमेशा बड़े आपकी गलती ये है कि आप इनको ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब इसी के साथ मैं लेता हूँ सवाल। अब इसी के साथ बेटे एक और टेंस है, वो है पास्ट परफेक्ट। अब इस टेंस का बेटे रूल नंबर 1 ये है कि ये हमेशा होगा फार पास्ट के लिए, ये नियर पास्ट के लिए नहीं होगा बेटे, ये फार पास्ट के लिए होगा। कभी भी नियर पास्ट नहीं होगा, ये हमेशा फार पास्ट के लिए होगा। लेकिन अगर ये भी फार पास्ट के लिए है, सिंपल पास्ट भी फार पास्ट के लिए, तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि बेटे ये हमेशा, कभी भी ये अकेला नहीं आता, ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये हमेशा टू क्लासेस में आता है। आपको याद होगा बेटे, आपकी अर्ली क्लासेस जब थी ना, बचपन की क्लासेस, वहां पे ये टेंस आपको पढ़ाया जाता था। आपको एक जुमला बड़ा मशहूर जमाना जुमला होता था कि जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। दो एक्शन है। इसी से बेटे मिलता जुलता एक और जुमला होता था कि जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। ये कभी भी बड़े, ये हमेशा पास परफेक्ट है, और ये हमेशा फार पास में आएगा। और इसमें कभी भी बड़े एक सिंगल क्लास नहीं होगा, इसमें हमेशा दो क्लासेस होंगे। अब यहां पे इसका यूजेज है, गौर से सुने, ये करेक्शन में आता है। अब अगर दो क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस में पहला कौन सा होगा? ये अकेला तो आ ही नहीं सकता। बस अगर कोई बेटे लिखे ना, ही हैड पास्ट CSS लास्ट ईयर, ये जुमला ही गलत है तो बेटे ये एक्शन हो गया है, एक्शन हो गया है, फार पास्ट का एक्शन है। तो फार पास्ट के लिए तो रूल ये है कि अगर वो सिंगल क्लास होगा तो सिंपल पास्ट होगा। बेटे ये इस जुमले का करेक्ट वर्जन है, ही पास CSS लास्ट ईयर। हाँ, अब बेटे अगर इसमें आप एक और दो क्लासेस मिलाते हो, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ही हैड पास्ट CSS लास्ट ईयर व्हेन आई I started my preparation। आप यहां पे देखें बड़े, दो एक्शन हो रहे हैं। एक जो एक्शन है वो पहले हो रहा है और एक बाद में हो रहा है। जो पहले हो रहा है बड़े, उसमें हमेशा पास परफेक्ट होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये एक्शन पहले हो रहा है। और जो एक्शन बाद में होगा, इनका ऑर्डर कोई भी हो सकता है बड़े, इनका ऑर्डर का कोई रूल नहीं है। ऑर्डर इवन ये भी हो सकता है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, दूसरे को मैं बाद में ले जाऊं।
अब मैं एक जुमला लिखता हूँ, ये पिछले साल करेक्शन में आया था, फिर आपने इसका सही यूजेज बताना है। मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा। माय फ्रेंड्स बिफोर आई माय लेक्चर। अब मैं आपको ना दो ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन नंबर वन, रीच्ड, हैड डिलीवर्ड। ऑप्शन नंबर टू, हैड रीच्ड डिलीवर्ड। मुझे बताएं बेटा, ऑप्शन नंबर वन ठीक है, ऑप्शन नंबर टू ठीक है? Which one is the correct one and which one is the incorrect one? बेटे बी इज करेक्ट हो, क्योंकि दोस्त पहले पहुंचे हैं और मेरा लेक्चर बाद में हुआ है। मैं ऑर्डर जो भी रख रहा हूं बेटे, ऑर्डर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बिफोर आई डिलीवर्ड माई लेक्चर माई फ्रेंड हैड रीच्ड। मैंने माय डियर स्टूडेंट आपको तीन टेंसेस पढ़ाए, पर मैं दोबारा एक दफा इनको रिपीट करूंगा। मैंने कहा बेटे प्रेजेंट परफेक्ट हो, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो, इन तीनों टेंसेस के एक ही यूजेज है। और यूजेज ये है कि इन तीनों को हम उस वक्त यूज करते हैं जब भी आपका एक्शन या आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट, पहली बात है बेटे प्रेजेंट परफेक्ट, ये तब होगा जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो होगा नियर पास्ट में, सिंपल पास्ट। ये भी बेटे उस वक्त होगा जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा लेकिन तारीख चेंज हो जाएगी, एक दिन की अगले दिन पे, पिछले दिन पे चला जाएगा। और पास परफेक्ट जो है बेटे, ये हमेशा फार पास के लिए यूज होगा, लेकिन इसमें कभी भी बेटे एक क्लास नहीं होगा, इसमें हमेशा दो क्लासेस होंगे। कभी भी बढ़िया सुनिए, इसमें एक क्लास नहीं होगा बेटे, इसमें हमेशा दो क्लासेस होंगे, कभी भी एक क्लास नहीं होगा, हमेशा दो क्लासेस होंगे। क्लियर हो गया? यहां तक अगर आप में से किसी बंदे का कोई सवाल है तो सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा, देन विल मूव फॉरवर्ड। कोई किसी का सवाल? अब मैं आपका बेटे जो आज टेस्ट लिया है, मैं उस पे जाता हूं अब। जी आयशा बताएं जी। सर पास्ट परफेक्ट में जो दो क्लॉजेस होंगे उसमें एक में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही होगी और दूसरे में सिंपल पास्ट आ रहा होगा। ये सिंपल थोड़ा ये पास्ट आ क्लियर करते हैं। जी बेटे, हेड के साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, दूसरे में सिंपल पास्ट आ रहा होगा। सर मतलब दोनों में हमने हैड यूज नहीं करना है, एक में हैड होगा एक एक में में नहीं यूज होगा। करेंगे, एक में बेटे पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरे में सिंपल पास्ट होगा। ओके सर। सलमा आप बताएं। सर जैसे आपने यूज किया था ना दिस डे, अगर ऐसा ही कोई आ जाए दैट डे, तो फिर वो किस कैटेगरी फिर में बेटे होगा? वो पास में चला जाएगा, वो माजी की बात हो जाएगी। पास्ट में चला जाएगा? जी जस्ट पास्ट के पास्ट परफेक्ट नहीं, पास पास्ट में ही परफेक्ट होगा? तो अकेला बेटे, पास तो परफेक्ट तो अकेला आ ही नहीं सकता, वो तो डबल क्लास में आता है। जी जी। ठीक है, अच्छा। अब पहला जुमला बेटे ठीक है क्योंकि टुडे आया हुआ है। दूसरा जुमला भी ठीक है क्योंकि टाइम का जिक्र नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर बड़े एग्जामिनर टाइम नहीं बताता तो ऑटोमेटिकली पता है नियर पास्ट है। तीसरा गलत है क्योंकि जब यस्टरडे आ गया तो बड़े यस्टरडे के साथ हैज नहीं आएगा। चौथा जुमला ठीक है क्योंकि यस्टरडे आ गया, यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट आता है। पांचवा जुमला बेटे गलत है क्योंकि पास परफेक्ट जो है हेड वाला जुमला इकट्ठा नहीं आता। छठा जुमला भी गलत है क्योंकि बेटे जो चीज पहले हुई है, एक्शन जिस चीज का पहले हुआ है उसमें हेड होना चाहिए। और सातवां जुमला जो है बेटे वो भी सही जुमला है। मडियासंड ये हर दफा बेटे आपके एमबीटी में भी आते हैं, वन पेपर में भी आते हैं, ये
टेंसेस हर पेपर में आते हैं। अब दो और टेंसेस हैं जिनमें बड़े स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ये भी एग्जामिनर ने पिन पॉइंट कर दी हैं। उन्होंने कहा बेटे वन इज द कंटिन्यूस एंड द सेकंड वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। वजह यह है कि बेटे इन दोनों का भी बिल्कुल एक छोटा सा यूजेज है जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बिल्कुल छोटा सा यूजेज है। यूजेज ये है कि माय डियर फ्रेंड, इन दोनों टेंसेस को हम उस वक्त यूज करते हैं जब भी बेटे आपका एक्शन या आपकी जो एक्टिविटी होगी ना वो प्रोग्रेस में होगी, तो ये दो टेंस हम यूज करेंगे। जब भी माय डियर फ्रेंड आपका बेटे एक्शन या आपकी कोई भी एक्टिविटी जो है ना वो जब भी प्रोग्रेस में होगी, तो इन दोनों टेंसेस में हम कोई एक टेंस यूज करेंगे, प्रोग्रेस में होगी। फर्क क्या है बेटे? फर्क ये है कि कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना वो उसमें होती तो चीज प्रोग्रेस में है, लेकिन हमें उसकी स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं होता। चीज प्रोग्रेस में होगी लेकिन हमें बेटे उसके स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं होगा। जैसे मेरा दोस्त अभी मुझे कॉल करे तो मैं उसे कहूंगा माय फ्रेंड आई एम टीचिंग, मैंने बेटे उसे डिटेल नहीं बताई कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं। अगर बेटे मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना चाहूं तो देन बेटे मैं जुमला चेंज करूंगा, मैं कहूंगा कि माय फ्रेंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, जब मैं कोई ना कोई नाम लूंगा। क्या फर्क है दोनों का? बड़े इन दोनों का फर्क ये है कि कंटिन्यूअस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता होता, लेकिन जब भी बड़े हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं ना तो उसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता होगा। ठीक, अब ये जुमला देखते हैं। हमने लिख दिया बेटे पाकिस्तान इज फेसिंग मैनी इश्यूज, हमने तो बेटे स्टार्टिंग पॉइंट बता दिए। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है तो ये टेंस पे ठीक नहीं है। या तो स्टार्टिंग पॉइंट बताना है तो इसको हैज बीन करना पड़ेगा और यहां पे फुल स्टॉप ऐड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया तो ये आपकी मर्जी है बेटे, इन दोनों में से एक ऑप्शन ले लो। अच्छा, अगला फर्क पता चल गया कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो फर्क बेटे ये है कि एक के अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, दूसरे के अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं होता। अगला फर्क बेटे है सिंस एंड फॉर का। मेजर फर्क है, याद रखें बड़े सिंस हो हमारी किताबों में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। हम सिंस उस वक्त यूज करते हैं जब आपको बड़े एग्जैक्ट टाइम का पता हो। जब आपको बड़े एग्जैक्ट टाइम का पता है ना तो आप सिंस यूज करोगे। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है तो आप आर यूज करोगे। एग्जैक्ट टाइम को जानने के चार तरीके होते हैं। या तो घड़ी के मुताबिक, ये सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग, घड़ी के मुताबिक। अगर घड़ी नहीं है तो बड़े आपको कैलेंडर के मुताबिक पता होना चाहिए कि 1980 की बात है 1920 की बात है, घड़ी के मुताबिक पता होना चाहिए। इसका भी नहीं तो बड़े आपको दिन के हिस्सों को पता होना चाहिए कि सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है सिंस इवनिंग की बात हो रही है। डे के हिस्सों का पता होना चाहिए कि मॉर्निंग की बात हो रही है इवनिंग की। और अगर बड़े ये भी नहीं है तो आपके साथ लफ्स लास्ट का होना चाहिए, क्योंकि लास्ट लफ्स जो है ना बेटे वो चीज़ों को क्वालिफाई कर देते हैं। मैं कहूँ ना मैं पिछले 3 घंटों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि लास्ट बेटे पीछे कैसे मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, कि लास्ट में कहाँ तक ले जाऊंगा। अब ये जुमला देखें, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स, ये गलत है। क्योंकि जब लास्ट आ गया है तो बेटे यहाँ पे फार नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस आएगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3 आवर्स, ये गलत हो गया क्योंकि 3 आवर्स तो कोई भी हो सकता है, आपने अपने टाइम को स्पेसिफाई करना है। या तो इस सिंस को फार कर दो, अगर इस सिंस को फार नहीं करना तो यहाँ पे फिर लफ्ज लास्ट ऐड कर दो।
यहाँ पे फिर लफ्ज लास्ट जो है ना बेटे वो आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने माय डियर सन दो और टेंसेस पढ़ाए, दो तो नहीं है, छह हो गए, क्योंकि हर एक में दो दो ये टेंसेस होते हैं। दो प्रेजेंट के होते हैं, दो कंटिन्यूअस के होते हैं, सॉरी, दो प्रेजेंट के होते हैं, दो पास्ट के होते हैं, दो फ्यूचर के होते हैं। मैंने आपको बताया कि बेटे कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का फर्क ये होता है कि जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं ना, आपका एक्शन जो होता है ना वो प्रोग्रेस में होता है, लेकिन आपको बेटे उसकी स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता होता। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका एक्शन प्रोग्रेस में होता है, और आपको हर सूरत में डियर उसके स्टार्टिंग पॉइंट का भी पता होता है ये कब शुरू हुआ है। देन मैंने आपको सिंस एंड फॉर का फर्क बताया कि फॉर में हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता, एग्जैक्ट टाइम तीन चीजों में होती हैं, और सिंस में बेटे आपको एग्जैक्ट टाइम का पता होता है। ये 2022 की करेक्शन में एक जुमला आया था, मैं आपको पहले जुमला दिखाता हूँ। जुमला आया था, अलीना हैज बीन रीडिंग सिंस 3 आवर्स। गलत जुमला है। जब बेटे आपका लफ्ज हो सिंस आ गया ना तो फिर 3 आवर्स नहीं होना चाहिए। हमने इसको कर दिया, कलीना हैज बीन रीडिंग सिंस द लास्ट 3 आवर्स। मैंने इस तरीके से बेटे आपको टेंसेस पढ़ाए। पहले मैं आपके सवालात के जवाब ले लेता हूं, देन विल मूव फॉरवर्ड। जी जी, एनीवन बताएं जी, सवाल जिनके हैं हैंड रेस करें, मैं नाम ले लेता हूँ। जी सलमा, आप क्वेश्चन करना चाह रही हैं, सलमा अहमद। सर इसमें एक दफा फार का फिर से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि स्टार्टिंग से तो हम फिर जी, गलत बेटे ही समझे। फार के अंदर आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होगा, जी सर, एक्यूरेट टाइम का एग्जांपल नहीं दे पता होगा। मसला फॉर एग्जाम्पल आपको घड़ी का नहीं, मसला मैं कह दूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, नहीं पता बेटे दीजिए। 2 घंटे कब शुरू हुए हैं कब एंड हुए हैं। ओके। मैं कहूँगा आई हैव बीन लिविंग एट दिस प्लेस फॉर 2 years, नहीं पता बेटे ये 2 साल कब से शुरू हो रहे हैं कब एंड हो रहे हैं। ओके अब शाह बताएं। सर अब ये शाह मुझे पास्ट परफेक्ट सर एक दफा रिपीट कर देंगे जो उसमें पास परफेक्ट ये क्लॉजेस है हैं। कि बेटे मैं बताता हूँ, पास परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आता। बस मैं कहूँ ना ही हैड पास, ये सर ये तब आता है जब दो क्लास होंगे, एक सिंपल पास्ट का होगा और एक पास परफेक्ट का होगा। तो सर पहले जो हमारे पास आएगी वो पास्ट परफेक्ट होगी, फिर बाद में जो सिंपल नहीं, पास्ट। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, आप टाइम देखोगे। देखो ना, मैं उर्दू में बोलूँ, जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, मुझे बताएं पहले ट्रेन गई है हम पहुंचे? पहले ट्रेन गई है। तो इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ट्रेन वाले पोर्शन में बड़े हेड आएगा। ओके सर, थैंक यू। कलसुम आप बताएं। सर अगर हम सिंस के बजाय यहाँ पे फॉर 3 आवर्स लिखें तो ये ठीक रहेगा या गलत ये होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़े कहाँ पे, हाँ इधर अगर आप इसको फार कर दो तो ठीक हो जाएगा। जी सर, वही कह रही हूँ, अगर फॉर लिख आपकी दें तो मर्जी वहाँ है पे। ये, आपकी मर्जी है। कहना तो आप बताओ। सर मेरा भी क्वेश्चन था, पूछ लिया उन्होंने। चले, अच्छा, अब बेटे मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए। अच्छा, टेंसेस में ना डियर एक और चीज होती है, और वो टेंसेस का आर्डर होता है, कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का। बेटे आर्डर ये है कि अगर मेन क्लास पास में है, मेन क्लास जिसको आप इंडिपेंडेंट कर, तो सब ऑर्डिनेट क्लास हर सूरत में पास में होगा। यहां पे लिखा है ना बेटे, ही सेड दैट दे विल, यहां पे दे विल नहीं आएगा, ये दे वुड आएगा। ही सेड दैट दे आर, बेटे आर नहीं आएगा, वार आएगा। सो अगर बेटे आपका सर मेन क्लास सबऑर्डिनेट जो है, क्लॉज मतलब? जी सब ऑर्डिनेट का क्लास का मतलब बेटे डिपेंडेंट क्लास है, कि अगर आपका मेन क्लास पास में होगा तो आपका जो डिपेंडेंट क्लास है, जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास कह रहे हैं, वह हर सूरत में पास में होंगे। ये अक्सर गलती बेटे हम जुमला लिखते हैं कि जो मेन क्लास हम लिखते हैं कि व्हेन पाकिस्तान अमार्च्ड हो द कंट्री आर फेसिंग मैनी इश्यूज। जब अमार्च आ गया तो बेटे आर नहीं आएगा, वो वर होगा। ये नरेशन का भी रूल है, आपको पता है। क्या आपका अगर इंडिपेंडेंट क्लास जो है ना वो पास में है,
पास ना बड़े जीरो का इम्पैक्ट रखता है। 0 × 100 = 0। अगर बड़े आपका मेन क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सब ऑर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो बेटे ये क्लास किसी भी टेंस में हो सकती है। मतलब ये देखें, ही सेज, यार भी ठीक है बेटे, वर भी ठीक है, विल भी ठीक है, ही विल, इसके साथ भी सारे ठीक हैं। मीन कि अगर पास्ट है तो बड़े हर सूरत में पास्ट में होगा। अगर वो प्रेजेंट है या फ्यूचर में है, अगर वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो आपका सब ऑर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकता है। पास्ट के साथ हर सूरत में पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर के साथ बड़े टेंस आपका चेंज हो सकता है। अब आपकी एक्सरसाइज ये है कि आज दोबारा बेटे मैं आज भेजूंगा आपको विनिंग एसेस का एक चैप्टर, अब ये तरह मंगवा लें। उसके अंदर पहले बेटे छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, कोई 5 नंबर की है, कोई 10 नंबर की है। अब इसकी आखिरी एक्सरसाइज जो है ना वो 100 मार्क्स की है। वो सारी की सारी एक्सरसाइज, ये बड़े जो टेंसेस हैं ना, ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में भी आते हैं 5 नंबर के। ये इंग्लिश ऐसे में भी इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा। ये एमपीटी में भी आते हैं, और इवन आप कभी वन पेपर देते हैं तो वहां पे भी आते हैं। मैंने सारे माजी के पेपर से 100 मार्क्स का एक पेपर इकट्ठा किया है, 100 नंबरों का, 100 मार्क्स का। आप सारों ने हर 10 के बाद बेटे मैंने ना इसका आंसर दिया है। आप सारे के सारे बेटे इसको अटेम्प्ट करोगे, सारे लोग। और जो भी आपका स्कोर होगा, किसी का सपोज आयशा है उसका नंबर 80 आते हैं तो वो अपने ग्रुप के अंदर मेंशन करेगी कि आयशा 80 आउट ऑफ 100। और इफ योर स्कोर इज लेस देन, पहले बेटे इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना फर्दर, वहां पे टेबल बनी हुई हैं, वहां पे ये सारी बातें जो मैंने पढ़ाई हैं वहां पे टेबल्स की शक्ल में लिखी हुई हैं। पहले पढ़ लेंगे तो फिर गलतियां कम होंगी। और इफ योर स्कोर इज लेस देन 70 तो इसका मतलब ये है कि बेटे सिचुएशन अलार्मिंग है। कोई सवाल यहाँ टेंसेस का? मेजर बेटे आपकी ये टेंसेस की गलतियां होती हैं। मेहरान अगर मैंने नहीं भेजी है तो आज मैं क्लास के फौरन बाद आपको टेंसेस की लिस्ट भेज, सॉरी स्पेलिंग वाली लिस्ट भेजूंगा। तीसरी बेटे एग्जामिनर कह रहा है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो सीएसएस में इस वजह से फेल होते हैं, उनकी पंक्चुएशन की गलतियां होती हैं। पंक्चुएशन में बेटे उसने 3 चीजें बताई हैं: फुल स्टॉप, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यूज ऑफ कॉमा और सेमीकोलन को कंफ्यूज करते हैं, और यूज ऑफ कब आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज करने और कब आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करने। ठीक हो गया? ये बड़े पंक्चुएशन मेजर गलती होती है, आपने पंक्चुएशन पे काम करना है। 5 पंक्चुएशन पे, ये भी आपको किताब में मिल जाएंगी। अगली बड़े आपका एग्जामिनर आपको गलती ये कह रहा है कि अगली आपकी मेजर गलती जो है ना, आपका कंटेंट इनअप्रोप्रिएट होता है। गुल, ये आप एलएमएस पे जाएं, वहां पे ये पावर पॉइंट मौजूद है बेटे, वहां से डाउनलोड कर लो। मैं अगर आपसे बड़े क्वेश्चन करूं और मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि ये बताएं कि पाकिस्तान ने कितनी फॉरेन एड वापस करनी है, बताएं जरा कमेंट्स में मुझे। अस्सलाम को जरा बुलाना। कितनी बेटे फॉरेन एड वापस करनी है हमने? अब किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि $25 बिलियन। एक और स्टूडेंट ने कहा है कि एड वापस नहीं होती। अगर बेटे आपके माइंड में कोई अमाउंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप टॉपिक से 100% इरेलीवेंट हो गए। फिर तो आप इरेलीवेंट हो गए टॉपिक से। क्या एड वापस होती है? देखो बेटे, आप कितना भी खूबसूरत लिख लो, आप कितना भी अच्छा लिख लो, अगर आपने इरेलीवेंट लिखा ना तो यू वुड बी नोवेयर। और दूसरी बात यह है कि यू आर नॉट सपोज टू रिपीट द कंटेंट। बेटे आपने बार बार अपने कंटेंट को रिपीट नहीं करना।
याद रखें बेटे, आप 1,000 अल्फाज लिखेंगे ना, जो कि इररेलेवेंट भी नहीं होगा, रेलिवेंट होगा, और आप अपने कंटेंट को रिपीट भी नहीं करेंगे, तो आप पास हो जाएंगे। इररेलेवेंट नहीं लिखना और कंटेंट को रिपीट नहीं करना। अगली बेटे एग्जामिनर कह रहा है कि मेजॉरिटी कैंडिडेट जो सीएसएस में फेल होते हैं वो स्ट्रक्चर की वजह से फेल होते हैं। याद करें बेटे, पहले दिन ही मैंने बताया था कि हमारी दो किस्म की राइटिंग होती हैं। एक होती है फ्री राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। ये वो राइटिंग होती है इसमें आप अपने अंदाज से कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे हमेशा बेटे टेक्निकल राइटिंग होती है। देखिए ना, चाहे आप उर्दू में भी थे तो उर्दू का भी बेटे शेर लिखते थे तो इंट्रोडक्शन में शेर हमेशा शुरू में आता था। बॉडी पैराग्राफ में बेटे शेर हमेशा मिडल में आता था, और कंक्लूजन में शेर जो है वो एंड पे आता है। ये हो ही नहीं सकता कि कंक्लूजन के मिडल में आ जाए। आपने बेटे अपना स्ट्रक्चर जो है ना उसको फॉलो करना है। आउटलाइन का अपना स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन का अपना स्ट्रक्चर है, बॉडी पैराग्राफ का अपना स्ट्रक्चर है, और कंक्लूजन का अपना स्ट्रक्चर है। बढ़िया सुन, अगली बेटे जो गलती है, एग्जामिनर कह रहा है कि आर्टिकल की बहुत बड़ी गलती है, ए और एन की। हम ए और एन को बड़े मिस करते हैं, और आर्टिकल दी या आर्टिकल दा जो है हम उसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूजेज करते हैं। आर्टिकल ए और एन को हमेशा हम मिस करते हैं और आर्टिकल दा का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं। डियर्सन, प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि बेटे आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। इस स्टेज पे वैसे भी मैं आपको बताऊं ना बेटे, हैंड राइटिंग चेंज हो भी नहीं सकती, और हैंड राइटिंग का इतना मैटर भी नहीं होता। कौन ओवर राइटिंग कटिंग करता है? जिसकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। आज बेटे, व्हाट इज राइटिंग? द राइटिंग इज बेसिकली द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मसल ऑफ थिंकिंग एंड द मसल ऑफ द मूवमेंट। गाड़ी है ना, पहले दिन बेटे 80 पे नहीं चला सकोगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी गाड़ी की बेहतर से बेहतर करते जाओगे। आसान इस क्लास आपने बड़े अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है। प्रेजेंटेशन का एक ही मतलब है, आप पहले दिन से तैयार कर लें कि आपने ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करनी। अगली अगेन बड़े एक मेजर जब बड़ी रीजन ऑफ फेलियर ये है कि मेजॉरिटी कैंडिडेट जो है ना बड़े टॉपिक में जो कुछ पूछा जाता है उसको कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाते। मैं मिसाल देता हूँ, 2-3 साल पहले एक ऐसे आया था कि डू नॉट वेस्ट द वाटर दो यू आर स्टैंडिंग एट अ रनिंग स्ट्रीम। अब क्योंकि उस साल बात हो रही थी, पानी पे ऐसे आया था, मेजॉरिटी बहुत से लोगों ने बेटे पानी पे ऐसे लिख दिया, मेनी पीपल। क्या ये बेटे पानी के मतलब कैसे है? ये तो बड़े तमाम के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज की बातें की जा रही हैं। देखो ना, एक और आसान टॉपिक आया था, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। और बहुत से लोगों ने बड़े रादर देन कि वो होप्स लिखें, दे हैव रिटन द सोल्यूशन। बड़े सोल्यूशन और चीज है और होप और चीज है। ऑफन द वर्ड लिमिट इज नॉट फॉलोड। आपने मिनिमम बड़े 1200-1300 अल्फाज लिखने हैं, मिनिमम। और वैसे भी मैं बताऊं, जो सीएसएस को टॉप भी करते हैं बड़े, वो 1200 से 1500 अल्फाज लिखते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखते। अब ये बहुत बड़ी वजह है कि वो कह रहा है बेटे एग्जामिनर, आउटलाइन आर नॉट वेल डेवलप। पहली बात तो उसने कहा है कि आउटलाइन ना सही बनी हुई नहीं होती, और दूसरी बात उसने कहा है कि बेटे अक्सर वो रेलिवेंट नहीं होती। मैंने एग्जैक्ट बेटे एग्जाम, देखो ना, मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास 100 पेपर हूँ, बिलीव मी बेटे 80 पेपर ऐसे होंगे जिनकी मैं खाली आउटलाइन पढ़ूंगा, आउटलाइन के बाद एक लफ्ज भी नहीं पढ़ूंगा, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ूंगा। आप देखो ना बेटे, लिखा हुआ है द CSS aspirant make lengthy outline with very little relevant material। उन्होंने कहा पहली कैटेगरी ये है कि 70% वो लोग हैं जो इंतहाई लंबी आउटलाइन बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो रेलिवेंसी होगी बहुत कम होगी। अगले 10% ना रेयरली, उन्हें कहा कभी कभार होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छी आउटलाइन बनाएंगे, वो क्वाइट रेलिवेंट भी हो सकी, वो एक्सटेंसिव भी होगी,
लेकिन ऐसे के अंदर बड़े एग्जामिनर या स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं करेगा, बड़ी अच्छी लंबी सी आउटलाइन बना लेगा, इतनी एक्सटेंसिव बना लेगा कि 3 घंटों में उसको मैनेज ही नहीं कर पाएगा। वो बंदा बेटे कभी भी फिर ऐसे में पास नहीं होगा। और आखिरी वजह बेटे आपका एग्जामिनर ये कह रहा है, याद रखें मैंने पहले दिन आपको एक बात की थी कि ऐसे इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर। ऐसे जो है ना बड़े किसी भी टॉपिक पे आपकी ज़ाती ओपिनियन है, और आपकी ओपिनियन बड़े किसी भी बंदे की ओपिनियन से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो सकती है। क्या आपकी ओपिनियन बड़े किसी भी शख्स की ओपिनियन से मुख्तलिफ, आपकी ओपिनियन की बड़े उस वक्त तक कोई वैल्यू नहीं है जब उसमें आप एविडेंसेस ना दें। वो कोटेशन हो सकती है बेटे, वो सेइंग हो सकती है। सेइंग और कोटेशन का फर्क ये है कि कोटेशन की सोर्स को पता होता है, सेइंग के नहीं पता होगा। बड़े वो कोई रेफरेंस हो सकता है किसी किताब का, किसी मैगजीन का, वो कोई एग्जाम्पल हो सकती है, बड़े वो कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, वो कोई आर्गुमेंट्स हो सकती हैं, और आप चीज़ों को कंपेयर कंट्रास्ट कर सकते हो। 18 पैराग्राफ या 12-13 पैराग्राफ होते हैं, सिर्फ डियर आपको 1-2 कोटेशन की जरूरत है, 1-2 सेइंग की। रेफरेंस बहुत आसान होता है, अगर किताब का नाम आता है तो बेटे किताब का नाम लिखो, अगर किताब का नाम नहीं आता, चैप्टर का नाम आता है तो चैप्टर का नाम लिखो, दोनों को नहीं नाम आता तो बेटे किताब का नाम लिख दो। ये बड़े मेजर मेजर चीजें हैं, ये वो गलती हैं जो आपने अवॉइड करनी है। मैंने कल भी आपको बताया था, मैं आज छोटा सा आपके एक टेस्ट लूंगा। आप जब ये टेस्ट करेंगे ना तो आप किसी भी चीज से हेल्प नहीं ले सकते। यू आर नॉट सपोज टू टेक द हेल्प फ्रॉम एनीथिंग। माय डियर सन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके इश्यू को सबसे पहले डायग्नोज करता है। मैं ये जब पेपर लूंगा उसके बाद बेटे आपके पेपर पे मैं ये भी लिखूंगा कि आपके इश्यूज क्या हैं और इन इश्यूज का सलूशन क्या है। मैं आपके सारे प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करूंगा और देन इन प्रॉब्लम के बड़े आपको सलूशन भी दूंगा। आपने करना क्या है कि तमाम लोगों ने बड़े टॉप पे अपना नाम लिखना है, देन बैच लिखना है, देन टॉपिक का नाम लिखना है, पेज पे आपने लिखना है, और जिस पेज पे लिखना है उसमें एक दफ़ा भी ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करनी। जब आप लिख लेंगे तो कैम स्कैनर है आपके मोबाइल में, ऐप होती है, उसमें आप इसको स्कैन करेंगे। बड़े अगर 2 पेज है ना तो पहला पेज स्कैन किया ना तो उसमें ऐड आ जाता है, ऐड करके दोनों को एक पेपर बनाना है। मैं आपको ईमेल दूंगा और आप मेरे ईमेल पे भेज देंगे। मैं अरसलान साहब को बताता हूँ, अरसलान साहब फर्दर बड़े आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं, थोड़ा सा वो फर्दर आपको गाइड करते हैं। आपको जो मैं टाइम दे रहा हूँ ना बड़े 40 मिनट दे रहा हूँ। पहले 10 मिनट आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अगले 15 मिनट बेटे आपने रफ लिखना है, और आखिरी 15 मिनट जो है ना आपने इसको नीड करना है। और मुझे जो भेजेंगे उसमें एक दफ़ा भी ओवर राइटिंग कटिंग नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई समझता है कि 5 पेज हो तो वो 5 पेज लिखो। इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी जो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग है इंट्रोडक्शन लिखने की, अब सारे लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखेंगे, और इवन बड़े आप स्पेलिंग भी चेक नहीं करोगे। मैं पहले अरसलान को कहता हूँ, अरसलान थोड़ा सा फर्दर आपको गाइड कर देता है। जी ओवर टू अरसलान। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज से आप लोगों की जो है वो क्लास टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास टेस्ट में जो है आपका कंप्लीट नेम और आपका बैच नंबर लिखा होना सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि ये आपकी एक यूनिक आईडी है। पेपर पे आप सबसे पहले अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, अपना बैच नंबर लिखेंगे, आपका रोल नंबर जो आपकी LMS आईडी है अगर वो आपको याद है तो वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये जो नेम बैच नंबर वगैरह है वो बिल्कुल स्टार्ट में लिख देते हैं, जब प्रिंट होता है तो वो कट जाता है। कोशिश करें जब आपकी असाइनमेंट खत्म हो असाइनमेंट के एंड पे लिखें, या अगर आपने स्टार्ट पे लिखना है तो जो लाइन होती है पहली लाइन उसके पास लिखें, फिर आप अपना टॉपिक लिखें,
अपना पेपर कंप्लीट करें, वो 1 पेज पे आता है या 2 पेज पे आता है। कैम स्कैनर ऐप जो है उसका भी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में, उसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अगर आपके पास नहीं है तो। पेपर को कैम स्कैनर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसमें जो है वो कैमरा का ऑप्शन होगा, कैमरा पे क्लिक करके जो आपने लिखा होगा उससे आप पिक्चर बनाएंगे। पहली पिक्चर जब आप बनाएंगे तो वो ऑटो उसको जो है वो स्कैन कर देगा, मैजिक इफेक्ट उस पे लगा देगा। अब आप लोग पूछेंगे इस पे हम लोग मैजिक इफेक्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी असाइनमेंट हम जो है यहाँ से प्रिंट आउट करेंगे, तो जो असाइनमेंट पे मैजिक कलर लगा होगा तो वो जब हम प्रिंट करेंगे तो वो व्हाइट कलर में आएगा। जब आप उसको सिर्फ पिक्चर बना के उसको भेज देंगे तो वो व्हाइट नहीं आएगा, ब्लैक आएगा, टीचर को जो है पढ़ने में इशू होगा। पेपर पे को जो है मैजिक कलर लगा के पीडीएफ बना के हमें मेल करेंगे। पेपर पे आपका कंप्लीट नेम बैच नंबर लिखा होना लाजमी है। आप लोग पहले अपने पेपर को फाइनल करेंगे कि आपने जो है वो कौन सी असाइनमेंट हमें भेजनी है, उसके बाद एक ही जो आपकी होगी फाइनल पेपर, फाइनल असाइनमेंट, वो आप हमें फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, किसी को असाइनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होगा, अगर जब आप अपनी असाइनमेंट टाइम पे भेजेंगे उस पर नेम बैच नंबर लिखा होगा तो वो आपको टाइम पे चेक होके मिल जाएगी। अगर उस पर नेम वगैरह नहीं लिखा होगा तो फिर इशू हो सकता है, किसी को कोई भी। जी सर काइंडली मैजिक कलर का दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। मैम, मैंने आपके ग्रुप में जो है एक वीडियो भेज दिया है, ठीक है, वो आप देख लें एक बार। आपको फिर भी अगर समझ ना आए तो मैं आपको जो है, आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज करेंगे, दोबारा बता दे, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक एक है, दफा और दोबारा मैं बता दो दोबारा मैजिक। आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप जैसे ही कैम स्कैनर ऐप ओपन करेंगे उसमें एक जो है वो कैमरा का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, उसको आप खोलेंगे तो पिक्चर बन रही होगी, पिक्चर बनाएंगे, जितने जितने भी आपके पेजेस होंगे उसको जब आप मतलब नेक्स्ट करेंगे तो नीचे इफेक्ट आ रहे होंगे, नीचे वाली कॉर्नर पे इफेक्ट आ रहे होंगे, मैजिक कलर, नॉर्मल और इस तरह के आ रहे होंगे, नो शेडो। तो उसमें वहां से आपने मैजिक इफेक्ट अप्लाई करना है जिससे आपकी असाइनमेंट जो है वो वाइट हो जाएगी। अच्छा, जब आपने असाइनमेंट की पिक्चर बनानी है तो आपने अपनी फ्लैश लाइट ऑन नहीं करनी। जब आप फ्लैश लाइट ऑन करके पेज के बिल्कुल करीब ले जाते हैं तो वो जो है वो ब्लर हो जाता है। अच्छा, असाइनमेंट की पिक्चर बनाते हुए आपका हाथ भी जो है वो ना कांपे, इससे ये होता है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो फिर ब्लर आना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छे से आपने उसकी पिक्चर बना के हमें जो है उसका पीडीएफ बना के भेजना है। ठीक हो गया, हमने वीडियो भी भेज दिया है। ये ओके सर, बड़ा थैंक यू। सर ठीक ये है। सर ये कब तक भेजना मैंने है सर सर? ऑलरेडी सलामकुम। जी जी। ये सर मैंने अभी ओपन किया नीचे तो सर वो कोई इफेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब जे- दोबारा देख ये लें, तो वीडियो देख टू लें सर फिर वर्ड्स आप। सबसे टॉप पे एचडी के साथ आ रहा है, आप देखिए टॉप पे एचडी है, उसके साथ एक लाइट का ऑप्शन बना हुआ है, सबसे ऊपर मैजिक कलर है। जी बिल्कुल। सर ये ऑलरेडी कब तक सिलेक्टेड। भेजनी है सर? मैं एक मिनट टॉपिक दे लूं। ये बेटे 3 टॉपिक हैं, ईमेल भी दिया हुआ है। ये आपने 5:30 तक, आपके पास 40 मिनट हैं, 5:30 तक टाइम है, और बेटे हर बंदा ये लिख के भेजे। ठीक, कोई सवाल किसी का? सर इसमें से एक टॉपिक पे लिखनी है ना? पढ़ें बेटे, पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है। ओके ओके सॉरी। नहीं, पढ़ो पढ़ो, आप सबके लिए पढ़ो। राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इन तीनों में से किसी एक पे ख्याल आप बताएं। सर जी। सर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बनाना है या फिर इसको पैराग्राफ में भी इम्प्लीमेंट करना है हर एक आउटलाइन की पॉइंट को? क्या लिखा हुआ है ऊपर, पढ़ो जरा, इरम गौर सर से पढ़ो। राइट एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखना है। फरियाल आप बताएं। सर मुझे कल वाली टॉपिक में एक क्वेश्चन था। जी जी बताएं। सर जो सिंपल सेंटेंस है वो कंपाउंड से डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है कुछ, जैसे एक्सरसाइज नंबर आप 7। मेरा नंबर बेटे ये नीचे लिखा हुआ है, जो जी आपको सर। डिफरेंस नहीं हो रहा ना, वहां पे वॉइस में सवाल करो, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है। सर ये एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी। सर अगर ये हम कल भेज दें, असल में ना मैं लिख तो लूंगा लेकिन अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है यहाँ पे जहाँ मौजूद हूँ। मैंने कल वापस जाना है तो लैपटॉप लैपटॉप की तो जरूरत ही नहीं है इसके लिए। सर ईमेल करना है ना, तो सर असल में मैं फोन ही किसी और का ईमेल बेटे मोबाइल से हो जाता है। नहीं सर, मैं फोन किसी और का यूज कर रहा हूँ, मेरा वो लैपटॉप मोबाइल उसको मिसप्लेस आप हो गया अपना था। मोबाइल लगा लें तो कितनी देर लगेगी। चलें ठीक सर। यस सर। आप किसी और की ईमेल से भेज दें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। अगर चलें वो ठीक है भी नहीं सर। करना चाहते तो बेटा व्हाट्सएप भेज दो, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। ओके सर व्हाट्सएप। मुझे व्हाट्सएप नहीं भेजना, वो आपका हेल्प डेस्क जो है, अगर किसी को, बेहतर तो है ईमेल भेजें, फिर भी जी अगर सर। किसी को मसला हो तो उनको फोन करके व्हाट्सएप भी भेज सकते हो। सही सर।
सर वो सर दोबारा इसमें शेयर कर दें जिसमें आपने बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कितने टाइम लेना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, वो मेरा जी मिस मैं हो गया बता था। देता हूँ, पहले 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगले 15 मिनट रफ लिखना है, अगले 10 मिनट में लीड करना है आपने। जी आगा साहब बताएं। सर यही क्वेश्चन था, बस हो गया। डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप में शेयर कर लें। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। आप मीटिंग छोड़ सकते हो, आप लिखने पे फोकस करें।